उन्होंने अपनी खराब कर ली। जो लोग हिसाक डार साहब की उनकी टांगे खींचने के लिए जिस तरह बातें कर रहे हैं पार्टी के अंदर, उनको पार्टी बनाने का कोई हक नहीं है। बिल्कुल आर्टिकल 62 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन शैल फॉर ए पीरियड नॉट एक्सीडिंग 5 years फ्रॉम द डिक्लेरेशन बाय द कोर्ट ऑफ लॉ। आइन की तशरीह अदालतों ने करनी। पर्सनल स्पेसिफिक कानून साजी अच्छी कानून साजी में शुमार नहीं होती। आज आपने उसको 5 साल पे महदूद कर रहे हैं, कल 1 साल पे कर लेंगे, ये दुरुस्त नहीं है। स्पेसिफिक पर्सन अफराद के नाम लिए हैं, वाजे हो गया अफराद के लिए ये लाया जा रहा है। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम दो टोक। मैं हूं किरण। नास्ता हयात नाअहली का बाब हमेशा के लिए बंद होने जा रहा है। सेनेट में आइन के आर्टिकल 62(1)(f) के तहत नाअहली की मुद्दत से मुतल्लिक बिल मंजूर हो गया है और इस बिल के मुताबिक आइन में जहां नाअहली की मुद्दत का तयन नहीं किया गया, वहां नाअहली की मुद्दत 5 साल से ज्यादा नहीं होगी। सजा याफ्ता शख्स फैसले के दिन से 5 साल के लिए नाअहल हो सकेगा, जिसके बाद मुतालिका शख्स पार्लियामेंट या सूबाई असम्बली का रुकन बनने का अहल होगा। बिल की मंजूरी के बाद नवाज शरीफ और जहांगीर तरीन की अमली सियासत में वापसी की राह हमवार होती हुई दिखाई दे रही है, लेकिन मिफ्ता इस्माइल की राहें मुस्लिम लीग नून से जुदा होती हुई दिखाई दे रही हैं। मुस्लिम लीग नून के सदर और वजीर आजम शहबाज शरीफ ने दो टोक कहा है कि इसहाक डार के खिलाफ बातें करने वालों को पार्टी में रहने का कोई हक नहीं है। मिफ्ता इस्माइल मुसलसल इसहाक डार की परफॉर्मेंस पर बात कर रहे हैं, इनफैक्ट ख़राब परफॉर्मेंस पर बात कर रहे हैं। जब इसी मुस्लिम लीग नून में मिफ्ता इस्माइल के खिलाफ कहा जा रहा था तो उस वक्त वजीर आजम एक लफ्ज़ भी नहीं बोले थे। मुल्क में जमहूरियत बस कुछ ऐसी ही है कहने को आज मुस्लिम लीग नून में इंट्रा पार्टी इंतखाबात भी हुए हैं, लेकिन सदर से लेकर चीफ ऑर्गेनाइजर तक बिला मुकाबला मुंतखब हो गए हैं। जमहूरियत का हुस्न हमने कल कराची के बल्दियाती इंतखाबात में भी बड़ा खूब देखा है, बल्कि भरपूर देखा है, जहां अक्सरियत रखने वाला जमात इस्लामी इत्तेहाद नाकाम हो गया और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी कामयाब हो गई है। तहरीक इंसाफ के 30 अरकान कहाँ गायब हो गए, क्यों गायब हो गए, ये अब तक क्लियर नहीं हो सका है, वाज़ेह नहीं हो सका है। जमात इस्लामी इसे अगवा करार दे रही है, लेकिन पाकिस्तान की सियासत में ऐसा पहली बार तो नहीं हुआ है। यहाँ नाज़रीन, जब भी हवाओं का रुख तब्दील होता है ना, तो नुमाइंदे गायब हो जाते हैं, ज़मीर जाग जाते हैं, यारी ऑफर्स के बोझ तले दब जाते हैं। कुछ मिसालें देती हूँ आपको। 1979 से ये सिलसिला जारी है। पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून की कई हुकूमतें इसका शिकार हो चुकी हैं, लेकिन सीखा किसी ने कुछ नहीं है। अब ज़्यादा पुरानी बात तो ये है नहीं, जब सेनेट इंतखाबात 2021 में कौमी असम्बली में अक्सरियत रखने वाली तहरीक इंसाफ अपना सेनेटर नहीं बनवा सकी थी, लेकिन वही तहरीक इंसाफ सेनेट में नंबर्स कम होने के बावजूद अपने चेयरमैन के खिलाफ अदम एतमाद नाकाम बनाने में कामयाब हो गई थी। 2018 के इंतखाबात में मुस्लिम लीग नून पंजाब में अक्सरियत हासिल करने के बावजूद अपनी हुकूमत नहीं बना सकी थी, लेकिन वही मुस्लिम लीग नून 2021 सेनेट इंतखाबात में कौमी असम्बली में अक़लियत में होने के बावजूद अपना हिमायत याफ्ता उम्मीदवार कामयाब करवाने में कामयाब हो गई थी। अब पाकिस्तानी सियासत में नंबर गेम्स अहमियत नहीं रखते हैं, हालात की अहमियत बड़ी ज़्यादा होती है, क्योंकि ये कोई अच्छी रिवायत नहीं है। इससे जमहूरी अमल बड़ा बेमायनी सा हो जाता है। इस वक्त कराची से लेकर कश्मीर तक तमाम इंतखाबात में पीपल्स पार्टी पर धांधली, धौंस, पैसा चलाने के इल्ज़ामात लग रहे हैं, लेकिन कामयाब हर कोने में उनके कदम कामयाबी चूम रही है। कहने वाले कहते हैं इस बार हवाओं का रुख उनकी तरफ है। देखते हैं कि आगे जाकर मज़ीद और कितना हवाओं का रुख इनकी तरफ होता है। मेरे साथ आज मेरे मोअज़्ज़ज़ मेहमानों में सेनेटर डॉक्टर आसिफ करमानी साहब ज्वाइन कर चुके हैं। अस्सलाम वालेकुम करमानी साहब, खुशामदीद आपको कहूँगी। सर, सबसे पहले तो मुझे ये कहिए कि नवाज शरीफ ने शहबाज शरीफ साहब को बुला लिया, सियासी इत्तेहाद, वापसी और इंतखाबात पर बात होगी, और ये बुलावा उस वक्त आया है जब सेनेट में नाअहली की मुद्दत के हवाले से सर बिल मंजूर हुआ है। ऑब्वियसली इसका बराह रास्त जो फ़ायदा होगा वो मियाँ साहब को होगा, तो सर क्या कानून बन जाने के बाद वापसी हो जाएगी उनकी? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वालेकुम सलाम। शुक्रिया किरण बीबी, आपने एक ही सांस में हस्बे मामूल काफ़ी सवालात पूछ लिए। मैं कोशिश करूँगा कि आपके सवालों का जवाब दे सकूँ। देखिए, शहबाज साहब का ये जो आप फरमा रही हैं कि जा रहे हैं लंदन, तो ये उनका पहले से तयशुदा प्रोग्राम था। अब लेकिन चूँकि ज़ाहिर है आज डेवलपमेंट्स होती रहती हैं, हर घंटे बाद यहाँ तो इस मुल्क में नई डेवलपमेंट हो रही है, तो हमें वो एक क्या सराहियाँ शुरू हो जाती हैं, तो ऐसी कोई बात नहीं है। जहाँ तक मियाँ साहब की वापसी की आपने बात की है, अब ज़ाहिर एट द कॉस्ट ऑफ रेपुटेशन मुझे बार बार ये कहना पड़ेगा
कि नवाज़ शरीफ के साथ जो जुल्म और ज़्यादती और उसके ख़ानदान के साथ हुई वो तो अब कोई ढकी छुकी बात नहीं है, उसके सबूत आ गए हैं, एविडेंस आ गए हैं, और वो मुर्दे जो उनसे कहते हैं ना कफन फाड़ फाड़ कर बोल उठे हैं कि ये उस शख्स के साथ ज़्यादती की गई। हाउएवर हैविंग सेड दैट, चूँकि आज भी कानून पास हुआ है एक जिसमें कि नाअहली की, जैसे आपने अपने इंट्रो में कहा कि मुद्दत जो सी वो 5 साल की गई है, ये मुद्दत 5 साल ऑलरेडी आइन में दर्ज है, और आइन में कहीं नहीं ये लिखा हुआ लाइफ डिस्क्वालिफिकेशन। और ये वैसे भी ज़्यादती है कि एक फंडामेंटल राइट है किसी का, और उसको आप ताउम्र नाअहल कर दें, वो भी एक फ़ेक और जाली और झूठे मुकदमों पर और एक बाइस्ड होकर। तो मैं समझता हूँ कि इंशाअल्लाह ताला नवाज़ शरीफ साहब जो हैं वो वापस आएंगे, और मैं बारहा कह चुका हूँ आपके प्रोग्राम में भी कि इंशाअल्लाह ताला वो इलेक्शनों से पहले तशरीफ़ लाएंगे। आपका दूसरा सर, सवाल, अगर ये आइन में करमानी साहब, अगर आइन के अंदर ये लिखा हुआ था, 5 साल की मुद्दत लिखी हुई थी करमानी साहब, कता कलामी की माजरत चाहती हूँ, तो फिर ये इस पर इतनी अरसे तक बहस क्यों होती रही सर कि इसमें तायुन नहीं है, और जब तायुन नहीं है तो फिर इस वजह से वो 5 साल समझी जाए? देखिए चूँकि पार्लियामेंट का काम होता है कानून साजी करना, मुझे और अदलिया का काम है उस कानून की तशरीह करना। अब आप ख़ुद बताइए कि इस मुल्क में क्या जो अदलिया है वो अपना किरदार अदा करती रही है माजी में, और क्या वो कानून साजी को तस्लीम करती रही है? यहाँ तक तो ये भी देखा गया कि अदलिया ने आइन की तशरीह करना भी शुरू कर दी। तो ये तमाम अमूर जौन से थे इन मामलात को एक ही दफ़ा सेटल करने के लिए कि भाई जो एक कन्फ्यूजन पैदा होता है कि जी दिस इज़ लाइफ डिस्क्वालिफिकेशन और 5 years, तो उसमें इसको दोबारा एक तरह का मैं समझूंगा कि रीइंफोर्स किया गया है। तो ये सूरत हाल है जी। ठीक, करमानी साहब, अब सर वो जो मैंने एक ही सवाल कर दिया था, मुझे लग रहा है फिर टुकड़े टुकड़े करके आपसे करना पड़ेंगे। मियाँ साहब आ रहे हैं सर, वापस नहीं आ रहे, ये इस कानून के इतलाक के बाद सर तब आ जाएंगे? मैंने अर्ज़ किया आपको कि मियाँ साहब इंशाअल्लाह ताला इलेक्शन से पहले आएंगे, और वो मुस्लिम लीग नून को इंतखाबी जो मुहिम होगी उसमें उसकी जो क़यादत है वो नवाज़ शरीफ अक्टूबर में होंगे सर। इलेक्शन जो मैं देख रहा हूँ किरण बीबी, वो लास्ट वीक ऑफ अक्टूबर या फर्स्ट वीक ऑफ नवंबर में मैं इलेक्शन देख रहा हूँ जी। सही सर, बड़ी बात कर रहे हैं। अगस्त तक मियाँ साहब यानी कि पाकिस्तान में होंगे, क्योंकि अगर इलेक्शन कैंपेन मियाँ साहब को चलाएंगे तो फिर तो अगस्त तक उनको होना चाहिए। मेरा ख्याल है कि वो मियाँ साहब के लिए चूँकि एक वोट बैंक जो है वो तो आज भी नवाज़ शरीफ से बिलोंग करता है ना, बाकी तो सब हम लोग और तमाम पार्टी, तमाम लीडरशिप, तमाम इलेक्टेबल्स जो सो कॉल्ड हमारे हैं वो तो नवाज शरीफ साहब के वोट बैंक की वजह से मुंतखब होते हैं। करमानी साहब सबको मालूम है ना कि वोट बैंक लिंक करता है उनसे, लेकिन ये खबर तो दें सर, वो आ रहे हैं अगस्त में। मैंने उनके लिए 1 महीना पहले भी आ जाएं तो इंशाल्लाह ताला आप देखिएगा कि सारा यहाँ सियासी मंजरनामा ही चेंज हो जाएगा, यहाँ एक सियासत में हलचल मच जाएगी। यानी सितंबर में आ रहे हैं सर? मेरा सितंबर में इंशाल्लाह ताला मैं उम्मीद करता हूँ कि मियाँ साहब पाकिस्तान में मौजूद होंगे। ग्रेट सर। सर मुझे बताइए, ये जहांगीर तरीन साहब से मुलाकात और उनके साथ भी इत्तेहाद वगैरह का कोई प्लान हो रहा है? देखिए इस बारे में मुझे तो कोई मालूमात नहीं है सच हैं, और लेकिन अगर इसमें मुझे नहीं मालूम पार्टी की पॉलिसी क्या होती है, लेकिन इसमें मेरी एक ज़ाती राय है कि मुस्लिम लीग नून को जो इलेक्शन है या तो वो पीडीएम से अलायंस में हमें जाना चाहिए या पीडीएम से हमें सीट एडजस्टमेंट करनी चाहिए, चूँकि वो हमारे अच्छे बुरे वक्तों के साथी हैं पीडीएम और एक इत्तेहादी हुकूमत है। जहाँ तक आपने इस नई पार्टी की बात की, मुझे माफ़ फरमा दीजिएगा, जो इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी है मैं तो इसको अदम इस्तेहकाम पार्टी कहूँगा, चूँकि इसमें से चंद लोगों को, तरीन साहब को निकाल कर, अलीम खान साहब को निकाल कर और 1-2 और लोगों को निकाल कर, बाकी जितने लोग थे वो तो 9 मई के सानहा में किसी न किसी तरह डायरेक्टली या इनडायरेक्टली मुलव्विस थे, और अब वो ड्राई क्लीन होने के लिए अगर इधर चले गए हैं तो इससे पहले भी मैं समझता हूँ कि हमारे से एक बड़ी गलती हुई थी
जब हमने जुलाई के पिछले साल, आपको याद होगा, इलेक्शनों में लोटों को टिकट दिए और उसके बाद फिर हमने अवाम का रद्दअमल भी देख लिया था। तो मैं समझता हूँ कि हमारे पास तमाम हलकों में इलेक्टेबल्स मौजूद हैं। नवाज़ शरीफ का वोट बैंक इंटैक्ट है और जब नवाज़ शरीफ साहब इंशाल्लाह सितंबर में तशरीफ़ लाएंगे तो उसके बाद वो और तेज़ी आएगी उसमें, और लोग, क्योंकि मैं समझता हूँ कि अगर इस वक्त अल्लाह ताला के फजलो करम से, ताईद से, अगर कोई शख्स इस वक्त पाकिस्तान को मौजूदा क्राइसिस से निकाल सकता है तो वो नवाज शरीफ है। और मैं नहीं समझता कि हमें किसी भी, ये मेरी ज़ाती राय है कि हमें ऐसी किसी जमात के साथ अलायंस करना चाहिए। मूव फॉरवर्ड करते हैं। मुझे बताइएगा सर, कुछ इस तरह की इत्तलात और खबरें भी आ रही हैं कि लीगी क़यादत ने ये तय कर लिया है कि मियाँ साहब अगर नहीं आते हैं तो फिर आप लोग इलेक्शन में हिस्सा नहीं लेंगे। तो सर अगर ये कानूनी प्रोसेस है, इसमें वक्त लग जाता है, तो फिर क्या फिर उसके एतबार से फिर इलेक्शन भी आगे जाएंगे, जो आप कह रहे हैं कि आप एंड ऑफ अक्टूबर या फर्स्ट वीक ऑफ नवंबर में देख रहे हैं? नहीं, ये क्या सराइयाँ हैं किरण बहन, और जहाँ तक मेरा तज्जिया है, मेरा तजुर्बा है और मेरी मालूमात हैं, उसके मुताबिक मैं समझता हूँ कि मियाँ साहब सितंबर के एंड तक इंशाल्लाह अक्टूबर में, इलेक्शन से कम से कम 1 महीना पहले मियाँ साहब पाकिस्तान में मौजूद होंगे। ये एक काइट फ्लाइंग है जो इंट्रा पार्टी इलेक्शन हुआ है सर। जी ठीक सर, ये जो इंटर पार्टी इलेक्शन हुआ है, मुस्लिम लीग नून पर इस पर बड़ी तनकीद हो रही है। बिला मुकाबला मुंतखब हुई चीफ ऑर्गेनाइजर मरियम नवाज साहिबा, जिन्होंने खुद आज तक सर काउंसलर का इलेक्शन भी नहीं लड़ा ना, वो कह रही हैं कि पार्टी में मेरिट को फरोग देना चाहते हैं। फिर शहबाज शरीफ साहब बिला मुकाबला, मरियम साहिबा बिला मुकाबला, यहाँ तक कि इसहाक डार के ओहदे पर भी कोई मुकाबला नहीं हुआ। ये समझते हैं आप ये जमहूरी तर्ज अमल है, इससे पार्टीज को फायदा होता है करमानी साहब? किरण बीबी, अब उम्मीद है मुझे ज़रा आप इसका पूरा जवाब सुनिएगा। देखिए, आज जो पार्टी इलेक्शन हुए हैं उसमें पाकिस्तान के चारों सूबों, आज़ाद कश्मीर और गिलगित से हमारे जो मुंतखब काउंसलर हजरात हैं, जो कि 3-4 हज़ार की तादाद में थे, वो आज इस्लामाबाद में इकट्ठे हुए। अच्छा, और एक बाकायदा एक चीफ इलेक्शन कमिश्नर का पार्टी का क़याम अमल में लाया गया, जिसने जैसे एक पाकिस्तान का आइन है, इसी तरह मुस्लिम लीग नून का भी दीगर जमातों की तरह हमारा भी एक आइन है। आज जो भी इलेक्शंस हुए हैं वो मुस्लिम लीग नून के आइन के रूह के ऐन मुताबिक हुए हैं। और जहाँ तक आपका सवाल है बिला मुकाबला, हमने कतन किसी को नहीं मना किया था। 22-23 करोड़ आवाम का ये मुल्क है, अगर कोई उनके मुकाबले में इलेक्शन लड़ना चाहता था, मोस्ट वेलकम, एक इलेक्शन कमीशन का क़याम अमल में लाया गया। लेकिन मैं यहाँ ये ज़रूर कहूँगा कि देखिए, ये बिला मुकाबला दूसरे इलेक्शंस में भी आम जो होते हैं उनमें भी लोग बिला मुकाबला हो जाते हैं। असल मसला क्या होता है? पार्टी की सदारत संभालें आप, या चीफ ऑर्गेनाइजर का ओहदा हो आपके पास? मैं अर्ज करूं, मैं तो एक मिडिल क्लास का आदमी हूं, ना मेरे वसाइल हैं, और ये तो नवाज़ शरीफ साहब की मेहरबानी और अल्लाह ताला की सबसे बड़ा फजलो करम है कि आज मैं एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हूँ, वरना मैं तो मिडिल क्लास का आदमी, मेरे वसाइल नहीं है, ना ही मेरी कोई ख्वाहिश है। नंबर 1, मैं ज़रा आपकी उस बात का जवाब दे दूँ, मुकम्मल कर लूँ किरण बहन, कि ये कबूलियत का मसला होना जरूरी है सर। इस वक्त आपकी बात से ये मैसेज आ रहा है कि शायद पार्टी सदारत के लिए फिर आपका मालदार होना जरूरी है। नहीं, मैंने मिडिल क्लास की बात की है कि मेरे वसाइल नहीं हैं। इतने तो वसाइल होने चाहिए ना कि आप 4-10 लोगों को अपने घर में बुला सकें। अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान की सियासत जो है वो तो एक मनीड पॉलिटिक्स तो बड़े अरसे से है, आज से तो नहीं है, बड़े अरसे से है। तो मिडिल क्लास जो सी है उसके लिए मुश्किल होता है ज़रा आना, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मैं जहाँ भी जो मुझे अल्लाह ताला ने दिया है, मैं इस काबिल भी नहीं था, और ये मेरी जो पार्टी का जो पार्लियामेंट का मेरा ओहदा है, ये नवाज़ शरीफ साहब की अमानत है। मैं आपकी उस बात का जवाब देना चाह रहा हूँ, मुकम्मल मुझे करने दीजिए, कि ये कबूलियत होती है। अब देखिए, हमने तो किसी को मना नहीं किया कि भाई तुम कागजात नामजदगी दाखिल ना करो। अगर कोई लड़ना चाहता था सदर का इलेक्शन, मोस्ट वेलकम। कोई चीफ ऑर्गेनाइजर का लड़ना चाहता है, मोस्ट वेलकम। कोई एसवीपी का लड़ना चाहता है, मोस्ट वेलकम। अब अगर किसी ने मुकाबले में कोई आया ही नहीं तो इसी को तो कहते हैं बिला मुकाबला हो जाना। और चूंकि इसलिए कि लोग देखते हैं कि नवाज़ शरीफ की जो फैमिली है, या नवाज़ शरीफ साहब जब से सियासत में आए हैं उस वक़्त पाकिस्तान ने तरक्की की, खुशहाली की, सी पैक आया, लोड शेडिंग ख़त्म हुई, दहशत गर्दी ख़त्म हुई, महंगाई कंट्रोल में रही।
यानी 3 से 4% महंगाई थी 2017 में। तो ये समझती है कि मियां साहब की जो फैमिली है उनके मुकाबले में कोई नहीं है, उनकी तरह की कोई दानिश्वर नहीं है, तो इस वजह से सदारत और चीफ ऑर्गेनाइजर ये ओहदे उन्हीं के पास होने चाहिए। ठीक, सिर्फ वज़ीर आज़म साहब आज कह रहे हैं, ये नहीं मैं कह रहा, मैंने ये नहीं कहा, मुझे क्लैरिटी करने दें, मेरे क्लैरिटी में मैंने ये कहा कबूलियत का लफ्ज़ जो वोटर है, सपोर्टर है, वो नवाज शरीफ को कबूल करता है और उसको शहबाज शरीफ के अंदर भी, मरियम के अंदर भी उसको नवाज शरीफ नजर आता है। अब क्या किया जाए, कबूलियत है, अवाम उनको चाहते हैं। तो अगर कोई और था, किसी में इतना दमखम था तो आज ओपन फोरम था, ओपन हाउस था, वो आके इलेक्शन लड़ लेता उनके मुकाबले में। हमने तो किसी को गन पॉइंट पे अगवा नहीं किया। सर, वजीर आजम साहब कह रहे हैं जी कि सागदार साहब के खिलाफ बातें करने वालों को पार्टी में रहने का कोई हक नहीं है, तो फिर क्या समझें सर, मिफ्ता इस्माइल साहब का मुस्तकबिल नहीं है मुस्लिम लीग नून के साथ आगे? देखिए मैं समझता हूँ कि पार्टी में, हर पार्टी में, घर में भी इख्तलाफ राय होता है, होना चाहिए, और जमहूरियत में भी इख्तलाफ राय हुस्न होता है। लेकिन जब आप किसी जमात में होते हैं तो फिर आपको जमात के डिसिप्लिन के ताबे होना पड़ता है। मुझे भी बहुत शिकायत हो सकती हैं अपनी जमात से, जमात की को मुझसे बहुत शिकायत हो सकती हैं, लेकिन उसका ये तरीका नहीं है कि मैं उसको सरेआम या मेरी जमात मुझे सरेआम उस पर ज़ेर बहस लाए। अच्छा ये होता मिफ्ता इस्माइल ने कंट्रीब्यूट किया है, और 2 दफ़ा इसी नवाज़ शरीफ साहब ने उसको वज़ीर ख़जाना उनको बनाया, ठीक है, और मैं वो आजिज़ हूँ, मुझे ये शर्फ कह लें या जो भी आप कह लें, अब तो शायद मेरे वो गिले में आ गई ये चीज़ कि नवाज़ शरीफ साहब को मिफ्ता इस्माइल साहब को मिलवाने वाला ये आपका आजिज़ खादिम था आज से कुछ साल पहले। हैविंग सेड दैट, मैं ये कहता हूँ कि मेरी मिफ्ता इस्माइल साहब से भी ये गुजारिश है कि ही हैज़ प्लेड हिज बेस्ट इनिंग, जो वो कर सकते थे उन्होंने किया। लेकिन अब डार साहब जो हैं उनके पास इल्म भी है, उनके पास हिलम भी है, तजुर्बा भी है, और जिस तरह ये बातें हो रही थी, पीटीए वाले भी कर रहे थे, हमारे मुखालिफिन भी, जे आज हुआ डिफ़ॉल्ट, सुबह हुआ, शाम हुआ, अल्हम्दुलिल्लाह वो नहीं हुआ। इससे जाहिर हुआ कि इसहाक डार ने एज अ गुड मैनेजर पाकिस्तान को अभी तक उसकी मैशत को डिफ़ॉल्ट नहीं होने दिया। लेकिन लेकिन सर, अगर मिफ्ता इस्माइल साहब कुछ गलत कर रहे थे तो क्या पार्टी के कवायद और ज़वाबित के तहत उनको कोई लीगल एक्शन उनके लिए किया गया, उनको कोई नोटिस वगैरह दिया गया? सर, उनसे पूछा गया कि वो क्यों कर रहे हैं? मैं समझता हूँ कि इसमें पार्टी ने, नवाज शरीफ साहब ने, मैं समझता हूँ कि वो एक उनके बहुत एक तरबियत का हिस्सा है, चूँकि जो उनके साथ साथी चलते हैं तो वो ज़रा लीनियंट व्यू रखते हैं। लेकिन इसमें मैं ये ज़रूर कहना चाहूँगा कि आज जो शहबाज शरीफ साहब ने बात, तो उस पर मुझे लगता है कि अब मामलात जो हैं वो थोड़े से हीट अप हो रहे हैं, और मैं आपके प्रोग्राम के तवस्सुत से ही मिफ्ता इस्माइल साहब की खिदमत में अर्ज़ करूँगा कि अगर उनको शिकायत हैं, उसका बेस्ट हल ये है कि वो पार्टी के अंदर तशरीफ़ लाएँ, ला के वहाँ बात करें, जो उनके तहफ़्फ़ुज़ात हैं वो वहाँ बयान करें। फिर सालिसी का किरदार अदा करें, करमानी साहब मिलवाएं मियाँ साहब से, मसला हल करवाएं। नहीं, मैं तो अब बहुत छोटा आदमी हूँ भाई, बात बहुत बड़ी हो गई है। तब मिलवाया था जब वो नए पार्टी में आना चाह रहे थे, और पार्टी में तो थे कहीं, लेकिन मियाँ साहब से उनकी जो तारुफ था, जो उस वक़्त उनके पास कोई ओहदा नहीं था। अब तो वो 2 दफ़ा वज़ीर ख़जाना रह चुके हैं। मैं तो एक बड़ा छोटा आजिज़ सा मामूली सा शख्स हूँ, वर्कर टाइप आदमी हूँ, तो मैं तो ये बड़े लोगों की से मतलब लड़ाई में या इख्तलाफ में या जो इनकी है कशमकश है उसमें मैं नहीं आऊँगा। लेकिन मैं रिक्वेस्ट ज़रूर कर सकूँगा मिफ्ता साहब से कि मैं समझता हूँ, मैंने हमेशा हर प्रोग्राम में उसकी तारीफ़ की कि उसने पाकिस्तान की मईशत को, जब बैड डेज थे, जिस तरह इमरान खान बेड़ा गर्क करके गया था पाकिस्तान की मईशत का, उसने अपनी तरफ से बेस्ट शॉट खेला। लेकिन अगर उसको कोई इख्तलाफ उनको है, अगर कोई तहफ़्फ़ुज़ात है, तो उसका बेस्ट फोरम है कि वो पार्टी के अंदर बात करें, वरना ये मुनासिब नहीं है, ये मुनासिब नहीं है। इट्स ऑल इन अ बैड टेस्ट। मोनी सलाई साहब ने अभी थोड़ी देर पहले एक ट्वीट किया था सर, इंकशाफ उनकी तरफ से ये किया गया था कि जिन्होंने मेडिकल चेकअप किया
परवेज इलाही साहब का, जिन्होंने रिपोर्ट बनाई, उस डॉक्टर को फारिग कर दिया गया। सर मैंने अपने तय ये कंफर्म करने की कोशिश की थी, तो वाकईतन ऐसा है सर, ऐसा हुआ है। आप समझते हैं ये अच्छी रिवायात कायम हो रही हैं सर? मेरे पास ऐसी किरण बीबी को मालूमात नहीं है, लेकिन अगर ऐसा हुआ है तो मैं उसकी बिल्कुल कतन हिमायत नहीं करूँगा। चाहे कोई मुल्जिम हो, कोई मुजरिम हो, उसके भी बुनियादी हकूक़ होते हैं। स्पेशली हेल्थ इश्यूज़ जब आ जाए तो वहाँ ज़रूर क्या इसको कहते हैं, उनको लुक आफ्टर करना चाहिए, जो उनकी हेल्थ नीड्स हैं। और अगर ऐसा हुआ है तो मैं समझता हूँ कि ऐसा नहीं होना चाहिए। सर वैसे आपकी हुकूमत, क्योंकि आप वो लोग हैं जिन्होंने पिछले दौर में सर ये सारे मामलात को भुगता है, लेकिन इस वक्त आपकी हुकूमत है और आपके ऊपर बड़े इल्ज़ामात लग रहे हैं ये बुनियादी हुकूक के हवाले से, इंसानी हुकूक के हवाले से। आजम खान जिन्होंने 19 तारीख को पेश होना है सर, उनकी फैमिली ने ये क्लेम किया, पुलिस इस वक्त उन्हें ढूंढने की कोशिश कर रही है, घर से निकले और उसके बाद गायब हो गए हैं सर। सर इस किस्म की चीज़ें आप ही के दौर में हो रही हैं अब। देखिए ये प्रोपेगेंडा ज़्यादा हो रहा है। अभी कितना शोर था जी के सानिया 9 मई जिसमें पाकिस्तान और पाक फ़ौज पर हमला किया गया, बलवाइयों ने किया, कितना शोर मचा जी कि बड़ा जी इंसानी हकूक़ की पामाली हो रही है। और जो इंसानी हकूक़ वाले थे उनका रिकॉर्ड पर बयान है, आपने भी देखा होगा कि उन्होंने कहा जी हमने सब छानबीन कर ली है, कोई ज़्यादती नहीं किसी के साथ हो रही, खुसूसन ख़वातीन भी के साथ भी बहुत प्रोपेगेंडा किया जा रहा था। और जो लोग भी इस वक्त जेलों में हैं उनके हकूक़ जो हैं बुनियादी, उनका ख्याल रखा जा रहा है। तो एक यहाँ लॉबी है करमानी साहब। देखिए अभी मुझे तो नहीं मालूम है कि वो लापता हुए हैं या वो खुद ही गायब हो गए हैं या छुप गए हैं, ये भी तो कुछ नहीं भी कहा जा सकता। ये क्या सराही तो मैं नहीं करूंगा। उस्मान डार की फैमिली के साथ क्या हुआ वो वीडियोस मौजूद हैं, कुछ सहाफ़ी हैं पिछले एक डेढ़ महीने से सर गायब हैं, 9 मई के बाद से गायब हैं। नदीम अफजल चंद ने तस्वीरें शेयर की, वीडियो शेयर किए, वो थे नहीं, उनके वालिद को उठाकर लेके गए। सर वो इत्तेहादी हैं और वो आपकी पार्टी के ऊपर, आप लोगों पर इल्ज़ाम लगा रहे हैं कि ये आप लोगों की तरफ से किया जा रहा है। तो ये सब प्रोपेगेंडा तो नहीं है ना सर? ये जो आपने 1-2 स्पेसिफिक वाक़यात बताए हैं, उस्मान डार के घर वाला, जाहिर है अगर बेहतर होता कि उस्मान डार साहब चूँकि पुलिस को मतलूब थे वो ख़ुद पेश हो जाते, इसी तरह नदीम साहब भी अगर मतलूब थे वो भी पेश हो जाते, लेकिन अगर वो पेश नहीं भी हुए तो मैं कम अज़ कम इसकी कभी हिमायत नहीं करूँगा कि अगर मतलूब मैं हूँ सर, भाई सॉरी नदीम अफजल के भाई जी, मैं वही अर्ज़ कर रहा हूँ ना, मुझे बहन मुकम्मल करने दें कि जो तो मतलूब है शख्स, उसको खुद चाहिए कि वो अपने ख़ानदान को किसी आजमाइश और परेशानी में ना डाले, और अगर उसके हाथ साफ़ हैं तो साफ जाके वो खुद पेश हो जाए। हाँ, लेकिन जो ख़वातीन के साथ अगर कोई बदसलूकी होगी और कोई किसी एजेड माँ बाप के साथ बदसलूकी होगी, मैं उस हक में नहीं हूँ, मैं उसकी फेवर नहीं करूँगा जी। ऐसा नहीं होना चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। लेकिन आसिफ करमानी साहब प्रोग्राम में साथ मौजूद थे, बहुत शुक्रिया। मेरे साथ एक छोटे से ब्रेक के बाद आबिद जुबैरी साहब सदर सुप्रीम कोर्ट बार के मौजूद होंगे। एक छोटा सा ब्रेक लीजिए, वापस आए प्रोग्राम में एक बार फिर खुशामदीद कहती हूँ आपको जी। आबिद जुबैरी साहब मुझे ज्वाइन कर चुके हैं सदर सुप्रीम कोर्ट बार के, बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम आबिद साहब। सर आज सेनेट ने 62(1)(f) के तहत नाअहली की मुद्दत के तयन का कानून मंजूर कर लिया है, और बज़ाहिर तो इस कानून साजी से फौरी जो सर फ़ायदा होगा वो नवाज शरीफ साहब को होगा, जहांगीर तरीन साहब को होगा। आप कैसे देख रहे हैं इस कानून को? क्योंकि सर 2022 में इसी तरह की दरख्वास्त सुप्रीम कोर्ट बार भी लेके गई थी अदालत। जी, वो तो केस अभी भी पेंडिंग है, लेकिन देखिए मैंने अब इस कानून को देखा नहीं है जो ये कानून बना है, और उसमें अगर इन्होंने किसी कानून के तहत 62(1)(f) की उन्होंने कह दिया उसमें जो नाअहली होगी 5 साल की होगी। अब ये देखना होगा इस कानून को रिट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट भी देंगे, क्योंकि ये देखने की बात है क्योंकि एक जजमेंट आई हुई है सुप्रीम कोर्ट की जिसके तहत नवाज शरीफ साहब को नाअहल किया गया था, और उसको किस तरह से ओवरकम करेंगे वो भी सब लीगल पॉइंट्स होंगे। जब ये कानून बन जाएगा उसके बाद देखना होगा कि उसको रिट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट दिया है या नहीं। लेकिन मैं आपको बात करता चलूँ कि ये जो नाअहली है ना, ये बड़ी, आपको याद होगा पिछले अदवार में ये जाली डिग्रियों के केस में भी बहुत सारे लोगों को नाअहल करार दे दिया गया था फॉर लाइफ।
तो ये मैं तो समझता हूँ किसी पॉलिटिशियन को जो भी नाअहली होनी है वो लाइफ टाइम तो होनी ही नहीं चाहिए वैसे भी। और अगर कोई जुर्म होता है उसके भी कुछ पीरियड के बाद उसका अफेक्ट ख़त्म हो जाता है, उसको उसकी सज़ा मिल गई। 5 साल एक पॉलिटिशियन के लिए 5 साल से पॉलिटिकल अरीना से बाहर होना इन इटसेल्फ ही एक बड़ी प्रॉब्लम है। तो ये अगर इस तरह का कानून बने, लेकिन इसमें ये देखना होगा कि क्योंकि देखिए 62(1)(f) के अंदर कोई आइन के अंदर कोई मुद्दत नहीं दी थी, ये जुडिशल डिसीजंस हैं, तो उस पर कानून साजी अगर की गई है और वो कानून बन जाता है तो उसका देखना होगा कि उसका अफेक्ट ये जो पुराने केसेस थे जिनकी तरह बहुत सारे लोगों पे लाइफ टाइम बैन लगा था वो उसको किस तरह से उसको वो उसके जिम्मे में आता है या नहीं आता। एग्जैक्टली मैं इसी बात पर आने वाली थी जुबैरी साहब, क्योंकि नए कानून साजी को अगर देखा जाए तो मियाँ साहब को जो सज़ा है वो 5 साल कबल सुनाई गई थी, लेकिन उन्होंने ये सज़ा काटी नहीं, वो चले गए। तो फिर अब आप क्या समझते हैं, क्योंकि अदालत ने उन्हें मफरूर करार दिया, इश्तिहारी करार दिया, तो अब जब वो वापस आते हैं तो उनको पहले ये अपना केस निपटाना होगा, वतन वापस आकर जेल जाना होगा और फिर वो कानून साजी से फ़ायदा उठा सकेंगे? जी, मैं पहली बात तो यह है कि देखिए 2 अलग बातें हैं। वो जो अकामा और पनामा की जो बातें हुई थी, अकामा से शुरू होकर पनामा में उनको नाअहल करार दिया गया, वो एक अलग इशू था। लेकिन उसके ऊपर जो कुडैब में जो उसका केस चला उसमें उनको सज़ा दी गई है, वो सज़ा भी इफेक्टिव है। वो स्टैम्प पेपर पे अपनी करके बाहर गए थे और कि कुछ दिनों में आ जाएंगे इलाज के लिए, लेकिन उसके बाद वो वापस नहीं आए, तो वो सज़ा तो अभी इफेक्टिव है। तो जब तक वो उसकी अपील जो है उसमें अगर या तो उसको अपहोल्ड करेंगे या वो सेट असाइड नहीं होती, तो फिर उसके बावजूद भी देखना होगा कि उसका क्या इफेक्ट होगा। क्योंकि डिस्पाइट द फैक्ट ये भी एक देखा जाएगा कि क्या वो जो सज़ा उनको किसी क्रिमिनल कोर्ट से हुई हुई है, क्या उसकी वजह से वो नाअहल होते हैं या नहीं, वो भी देखने की बात है कि वो 62(1)(f) के ज़िम्मे में आएगा या नहीं आएगा। जी सही। जुबैरी साहब, वैसे देखा हमने यही है कि जब भी आइन की तशरीह की ज़रूरत पड़ती है तो ऑब्वियसली अदालतों का दरवाज़ा खटखटाया जाता है, लेकिन इस बार कानून साजी का सहारा लिया गया है। आपको लगता है कि जिस चीज़ का तयन आइन में ना किया गया हो सर, उसके तयन के लिए कानून साजी को इस्तेमाल किया जा सकता है, कानून साजी के ज़रिए किया जा सकता है, या उसके लिए आइनी तरमीम ज़रूरी है सर? देखिए, ये देखने की बात है, हो सकता है उसमें आईनी तरमीम की ज़रूरत है, क्योंकि यहाँ कोई पीरियड प्रोवाइडेड नहीं है। देखिए उसमें कहीं नहीं लिखा था 62(1)(f), ये तो जुडिशल इंटरप्रिटेशन हुई कि जी क्योंकि उसमें कोई तयन नहीं है तो इसको लाइफ टाइम कर दिया। कुछ चीज़ों का तयन आइन के अंदर हुआ हुआ है कि कुछ पीरियड अगर उनकी जो डिसक्वालिफिकेशन होती है उसका पीरियड दिया हुआ है, कुछ सज़ाओं के उसमें 5 साल मैंशनड है आइन के अंदर, तो उसके अंदर तो चेंज अगर कोई तब्दीली करनी है तो एक आइनी तरमीम के थ्रू होगी। यहाँ नहीं है तो हो सकता है, मुझे नहीं मालूम, मैंने देखा नहीं है लॉ, लेकिन आई एम श्योर ये इलेक्शन एक्ट के अंदर एक तरमीम की गई होगी कि अगर इस तरह की कोई नाअहली होती है जिसका कोई तयन नहीं हुआ हुआ आइन में, तो वो मैक्सिमम उसका पीरियड 5 साल होगा। तो ये मेरे ख्याल से इस तरह से होगा। तो इसका बज़ाहिर जो मेरे अभी कानून बना नहीं और मैंने देखा नहीं, लेकिन बज़ाहिर इसका कोई इख्तिलाफ जो होगा वो आइन के हिसाब से नहीं होना चाहिए। लेकिन ये जब बन के आ जाएगा सामने मैं देख लूँगा और वकीला देख लेंगे और लीगल एक्सपर्ट्स देखेंगे, उसके बाद फिर एक हतमी राय हम कोई दे सकते हैं अपनी उस पर। जुबैरी साहब, एक बड़ा इंटरेस्टिंग पॉइंट है सर इसमें, आइन का आर्टिकल 62(1)(f) और 62(63) जो है वो इंतखाबी उम्मीदवार की खुसूसियात भी बयान करता है ना सर। तो एक बार जो शख्स सादिक और अमीन नहीं रहा, दोबारा इस मयार पे पूरा कैसे उतर सकता है सर? जब वही ना वो देखना होगा। देखिए पहली बात तो मैं समझता हूँ कि जब 18वीं तरमीम हो रही थी, इस लॉ ये जो 62-63 की भी सही तशरीह करनी चाहिए थी। ये सादिक और अमीन की कोई डेफिनेशन नहीं हुई, उसमें कुछ जजमेंट्स आई, जैसे जो मैं आपसे बात कर रहा हूँ, जैसे जिनकी एक जाली डिग्री थी, उन्होंने कहा कि जी अगर आपका कोई पीरियड नहीं, आपको किसी कॉम्पिटेंट कोर्ट ने अगर डिक्लेयर कर दिया है कि आपने जो ये गलत बात की जिसकी वजह से आपको है, तो फिर आप पे ये शक लगेगी। तो इसको फर्दर उन्होंने कोर्ट ने इस तरह से किया कि ऑटोमेटिकली कोई एक आदमी के ऊपर ये नहीं होगा, एक रिटर्निंग ऑफिसर के जी आप मेरे हिसाब से आप सादिक और अमीन नहीं है तो आप डिसक्वालीफाइड है इलेक्शन लड़ने से, आप क्वालिफाइड ही नहीं है। तो लेकिन उन्होंने कहा कि कोर्ट ने इसकी तशरीह की 2010 ऑनवर्ड सुप्रीम कोर्ट ने और मुख्तलिफ हाई कोर्ट से कि जी आप जो ये होगा ये किसी कॉम्पिटेंट कोर्ट से अगर डिक्लेरेशन आ जाएगा तो फिर उस पर उसकी डिस्क्वालिफिकेशन की शिकें लगनी शुरू हो जाएंगी। तो ये मैं समझता हूँ कि ये सादिक और अमीन बड़ा एक वो है कि इसका तयन कौन करेगा कि आप सादिक हैं और अमीन हैं। तो ये मैं समझता हूँ कि जो अगर किसी हुकूमत के पास आए, ये पॉलिटिकल पार्टीज़ को मिल बैठ के दोबारा से रिविजिट करना चाहिए इन शिकों को कि इसमें, ताकि और वहाँ डिफ़ाइन कर दें कि अगर कोई 62(1)(f) में उसमें कोई ज़िम्मे में आता है तो उसकी डिस्क्वालिफिकेशन अगर होगी तो मैक्सिमम 5 साल या उससे कम होगी जो भी। ठीक सर, हुकूमत ने इससे पहले भी नज़रसानी अपील के हवाले से भी कानून साजी की है, लेकिन फिर ऑब्वियसली वो मामला अदालत चला गया।
अब जो नई कानून साजी हो रही है जुबैरी साहब, इसके बाद क्या मियां साहब अपील में जा सकते हैं या फिर उन्हें नजरसानी दरखास्त पर फैसले का इंतजार करना पड़ेगा? देखिए, मुझे उनका सही से इतना इल्म नहीं है, लेकिन मुझे एक बात है कि मेरे ख्याल से जो उनका जो केस था उसमें नजर सानी जो थी उसकी मेरे ख्याल से दोनों जहांगीर तरीन साहब और नवाज शरीफ साहब, जहाँ तक मेरे इल्म में है कि वो दोनों ने अपना रिव्यू का जो राइट था वो एक्सरसाइज कर लिया था। अब मैं हो सकता गलत भी हूँ, लेकिन मुझे जो मुझसे कुछ बात हो रही थी तो लोगों ने कहा कि शायद उन्होंने कर लिया। अगर देखिए, अभी लॉ में सेकंड रिव्यू का कोई स्कोप नहीं है हमारे कानून में इस वक्त। अब ये जो रिव्यू की पावर, ये देखना होगा कि क्या इस रिव्यू के अगर जो पहला लॉ है जो उस पर स्टे है अभी, वो फाइनल अभी नहीं है, उसमें वो जुलाई में वो केस लगेगा, उसके अंदर कोर्ट क्या तशरीह करती है कि इस रिव्यू की पावर्स को किस तरह से एक्सरसाइज किया जा सकता है। फिर एक और केस आया है जिसमें उन्होंने अपील दे दी है, जो फिर अब वो नया कानून है वो एक और कानून जो बाद में बनाया उन्होंने, प्रैक्टिस प्रोसीजर, तो उसके अंदर भी उन्होंने एक अपील का राइट भी दे दिया। तो अब ये देखना होगा। लेकिन देखिए, ये मैक्सिमम जाएगा वो पनामा वाले केस के उसमें, लेकिन इशू जो हो रहा है कि यहाँ एक कन्विक्शन हुई हुई है उनको एक कॉम्पिटेंट कोर्ट से, वो जब तक सेट असाइड नहीं होती तो उसका क्या इफेक्ट होगा वो भी देखना होगा। जी सही। अच्छा सर, आज कानून साजी के जरिए वो सदर से इलेक्शन की तारीख देने का इख्तियार भी वापस ले लिया गया है, यानी अब इलेक्शन कमीशन ही खुद मुख्तार होगा इलेक्शन की तारीख देने के हवाले से। तो सर, इस कानून साजी के बाद क्या उन दरखास्तों पर भी फर्क पड़ेगा, असर पड़ेगा जो पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा इलेक्शन के मामले पर दायर की गई हैं जुबैरी साहब? अब ये देखना होगा ये कानून का रिट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट इसको दिया गया, ये पीछे से लागू होगा या नहीं। अगर नहीं होगा तो ये केसेस ऑलरेडी सब जुडिस हैं बिफोर द कोर्ट, जिसमें कोर्ट एक तशरीह कर चुकी है सेक्शन 57। आई एम श्योर इसमें जो, अगर आप कह रहे हैं सेनेट ने जो पास किया है वो सेक्शन 57 जो था उस कानून का, उसके अंदर तरमीम की गई होगी। और अगर उसमें उन्होंने उसका पहले था कि सदर तारीख देंगे इन कंसल्टेशन विद द इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान, हो सकता है उसको कमेंट करके उन्होंने कहा कि जी अब सिर्फ तारीख इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान देगा, लेकिन क्योंकि कोर्ट ने ऑलरेडी फैसला कर दिया उस पर और उन्होंने तारीख दे दी और ये इशू इस रिव्यू में ये चल रहा है कि जी वो कर सकते हैं, मैं नहीं समझता कि उस पर कोई इफेक्ट होगा, क्योंकि क्योंकि उसमें कोर्ट ने एक तारीख दे दी थी 14 मई पंजाब के हद तक, और उधर गवर्नर ने तारीख 8 अक्टूबर दी, वो भी एक इशू है खैबर पख्तूनख्वा का। लेकिन पंजाब के इलेक्शन में तो कोर्ट ऑलरेडी तारीख दे जो चुका था कि 14 मई तक करा लीजिए, क्योंकि पहली तारीख जो कंसल्टेशन से प्रेसिडेंट साहब के इलेक्शन कमीशन और प्रेसिडेंट ने तारीख दी थी वो 30 अप्रैल थी उस इलेक्शन, लेकिन कोर्ट ने उसको 14 मई तक कर दिया था। लेकिन आपने देखा कोर्ट की अदालतों के फैसले तो माने नहीं गए, तो वो भी गुजर गई तारीख। सही सही, बहुत बहुत शुक्रिया आबिद जुबैरी साहब। नाअहली की मुद्दत के हवाले से जो बिल आज मंजूर हुआ है सेनेट में, उसके हवाले से अपना एक्सपर्ट ओपिनियन दे रहे थे। एक छोटा सा ब्रेक ले रही हूँ, ब्रेक के बाद वापस आती हूँ। तो गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा के हवाले से तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार किया गया है ANP की जानिब से, मुस्लिम लीग नून की जानिब से, क्या वजूहात बनी है और अब आगे होने क्या जा रहा है, इस पर डिस्कस करते हैं ब्रेक के बाद। प्रोग्राम के आखिरी सेगमेंट में निगहत और अक्ज़ई साहिबा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से मुझे ज्वाइन कर चुकी हैं, बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम निगहत साहिबा। मैडम, ये पीपल्स पार्टी, मुस्लिम लीग नून और ANP की जानिब से गवर्नर सूबाई क़यादत ने इनफैक्ट गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा पर तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार किया है, गवर्नर पर पैसों की मुबैना लेन देन के इल्ज़ामात लगाए गए हैं। क्या आप लोगों के पास इस हवाले से सबूत वगैरह भी मौजूद है निगहत साहिबा? देखिए, सियासी लोग तो एक दूसरे के बारे में बात करते रहते हैं, लेकिन जब जर्नलिस्ट इतने सीनियर जर्नलिस्ट जब बैठ के तजिया करते हैं तो इसमें फ़हीम नाम का एक जर्नलिस्ट है और उनके साथ एक दूसरे जर्नलिस्ट है, जिन दोनों ने प्रोग्राम किया है और उन्होंने ये कहा है कि भाई ये गवर्नर साहब जो हैं वो बाकायदा तौर पे करप्शन कर रहे हैं, और उन्होंने बाकायदा तौर पे इसकी मिसाल दी है। और वो मिसाल है 1.5 अरब रुपए जो कि कैंसर के मरीज़ों के लिए दवाइयाँ थी, जिसपे कि इन्होंने 30 करोड़ रुपया इन्होंने किक बैक्स मांगी हैं। अगर आप चाहेंगे तो मैं वीडियो आपको भिजवा देती हूँ। इसी तरह लिहाज अली एक बहुत एक नामवर सहाफ़ी हैं, उन्होंने भी यही कहा है कि भाई ये एक जो एक ही हुकूमत के पास जो है तो वो सारा कुछ है, हालांकि ये PDM की गवर्नमेंट है और PDM की गवर्नमेंट जो है तो वो सब लोगों के साथ यकसां सलूक करती है। हमारे लोग जो हैं, जो जितने भी लोग हैं, जियाले हैं, जितने हमारे वर्कर्स हैं, जो दूसरे लोग हैं, तो वो लोग सड़कों पे फिर रहे हैं, उन लोगों को कोई निगहत साहिबा ये ओहदा होता है मैडम, ये तो अलामती ओहदा होता है ना। अगर गवर्नर साहब कुछ कर रहे हैं तो फिर वो तो निगरान हुकूमत के जरिए कर रहे होंगे, तो फिर सिर्फ एक शख्स को टारगेट करने का मकसद? देखिए
देखिए, आईनी इख्तियारात बिल्कुल गवर्नर का एक आईनी ओहदा है जिसको कि सब दुनिया मानती है और हम भी इसको मानते हैं, हम इसकी रिस्पेक्ट करते हैं। लेकिन अगर गवर्नर तमाम सेक्रेटरियों के जरिए गवर्नर हाउस में बुला के और तमाम मिनिस्टर अपने जो लगाए हुए हैं और चीफ मिनिस्टर भी जब इनका लगाया हुआ मतलब चीफ मिनिस्टर है और उनके तमाम यानी मिनिस्ट्रियों में अपने सेक्रेटरी लगाकर उनसे तमाम काम और ट्रांसफर और पोस्टिंग गवर्नर हाउस में बुलाकर करवाई जाती है, तो ये फिर कैसा आईनी होता है? ये तो फिर आईनी होता नहीं है, ये तो फिर एक सियासी होता है जिससे कि तमाम पार्टियों को तकलीफ है। मैं नहीं कह रही हूँ, ये बात कर रहे हैं नून वाले भी बात कर रहे हैं, ये जो है तो एनपी वाले भी बात कर रहे हैं। हम सियासी लोगों को आप एक तरफ छोड़ दें, लेकिन जब आपके जर्नलिस्ट जब ये तज्जिया निगारी करते हैं और जब वो ये लोग कह रहे हैं कि यहाँ पे सिर्फ एक पार्टी की हुकूमत है पूरे केपी पे और वो है JUIF के गवर्नर की, गवर्नर राज कहकर पुकारते हैं। ये इन तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार